जो मुग़ल एम्पायर था वो 3 स्टेट में डिवाइड हो गया था। एक सक्सेसर स्टेट, एक आउट ऑफ इन्फ्लुएंस स्टेट, एक रिबेलियस स्टेट। सक्सेसर स्टेट में कौन कौन थे? हैदराबाद, बंगाल, अवध और कर्नाटक रीजन। ये क्या था कि डिक्लेनेशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो वीक थी और गवर्नेंस ऑफ प्रोविंसेस अंडर द फ्रीड देमसेल्फ, मतलब कि रूल मुग़ल का ही था, एम्पायर टेरिटरी मुग़ल की ही थी, लेकिन वो लोग अपने स्टेट को इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे, तो उसको बोला गया सक्सेसर स्टेट। आउट ऑफ इन्फ्लुएंस स्टेट मतलब कौन? जो जहाँ पे मुग़ल रूल नहीं पहुँचा था, जैसे साउथ वेस्ट हो गए, साउथ ईस्ट हो गए, कोस्टल एरियाज़ हो गए, नॉर्दर्न ईस्ट हो गए, नॉर्थ ईस्ट एरियाज़, दीज एरियाज़ वेयर आउट ऑफ मुग़ल इन्फ्लुएंस। रिबेलियस स्टेट कौन कौन से थे? मराठास, जाट, पंजाब, बंगेश पठान एंड रोहिलाज। ये सबसे हम लोग कंटिन्यूस लड़ाई देखेंगे, कंटिन्यूस बैटल्स देखेंगे इनके बीच, तो इनको बोला गया रिबेलियस स्टेट्स। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि बंगाल अंडर नवाब्स, ठीक है। बंगाल का क्या था कि वहाँ के हेड कौन थे? मुर्शीद कुली खान, जो कि दीवान बने 1700 में और गवर्नर बनाए गए 1717 से लेके 27 तक। उनको समझ में आ गया कि सेंटर वीक है, ठीक है, पैसे नहीं हैं, प्लस आर्मी वीक है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, आर्मी वीक है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस है। इंटरनल तो सिविल वॉर चल ही रहा है, प्लस एक्सटर्नल बहुत सारे इन्वेडर्स भी हैं, तो वो उसका भी डिस्टर्बेंस है। सो बंगाल प्रोविंस की स्थिति सुधारने की कोशिश की कि चलो सेंटर में अब स्थिति खराब है लेकिन बंगाल को बचाया जाए। सो ग्रांटेड लोन टू फार्मर्स। अब इसके लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए? तो पहला क्या? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस। वो कैसे? ग्रांटेड लोन टू फार्मर्स जो खेती नहीं करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि उनको उनकी जो ज़मीन थी उससे प्रॉफिट लेने के लिए जो बनाए गए थे वो उन पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ताकि उनको प्रॉफिट हो। तो तकवी लोन दिया गया ताकि फार्मर्स को हेल्प हो, इरिगेशन, अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स वगैरह जो भी हेल्प चाहिए थी वो प्रोवाइड किए गए। जागीर लैंड को खलीसा में बदल दिया गया, ठीक है। जनरेट न्यू जागीर्स। अब उनको ख़त्म करके नई जागीर्स बनाई गई, नॉट अंडर कल्टीवेशन। जो न्यू जागीर्स मतलब क्या? वैसा ज़मीन जो कल्टीवेशन में नहीं थी, एक टाइप की बंजर ज़मीन, ठीक है, उनको नई जागीर बनाई गई। ऑक्शन ऑफ न्यू जागीर्स इजारा सिस्टम से वो कंटिन्यू किया गया, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस हो गया। अब ट्रेड भी चाहिए तो फाइनेंशियली थोड़ा पैसे आए, ठीक है। तो टू इनकरेज ट्रेडर्स फॉर देयर सेफ्टी दे मेड पुलिस स्टेशन। मतलब पहले ऐसा भी होता था, जैसे पैसे नहीं है तो फार्मर्स खेती छोड़ के रॉबरी करने लगे, तो उसको सेफ्टी के लिए तो ट्रेडर्स डरते थे कि इस रास्ते से जाएंगे तो हमें लूट लिया जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो गया या फिर पैसे हो गए कुछ भी। तो उनकी सेफ्टी के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए जगह जगह पुलिस स्टेशंस बनाए गए उनकी सेफ जर्नी के लिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं अवध में क्या था। अवध अंडर नवाब्स, वहाँ कौन हेड थे? सादत खान, 1722 में। बुरहान उल मुल्क उनका इस नाम से उनको जाना जाता था। तो उन्होंने भी अवध आर्मी को ट्रेन किया, वेल ट्रेंड ट्रूप्स उन पे खर्चा किए, मतलब सारा ट्रेनिंग वगैरह दी। उन्होंने भी तकवी लोन दिया, एग्रीकल्चर लोन टू द फार्मर्स, ताकि वो प्रोडक्शन अच्छा हो और उससे प्रॉफिट कुछ आए। सेक्युलर और पीस मेंटेन किया अलग अलग धर्मों के बीच। उसके बाद आए सफदरजंग, वो उनके नेफ्यू थे 1748 में। उन्होंने भी पीसफुल इन्वायरमेंट रखा अपनी प्रजा पे, सेक्युलरिज्म को फॉलो किया। उनके भी हाई मोरल्स वो लोग मेंटेन किए। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए उन्होंने क्या किया? लखनवी हैंडीक्राफ्ट प्रमोट किया, ठीक है। और जो लोकल चिफ्टेंस थे उनको भी पैट्रोनाइज किया ताकि वो प्रमोट करे क्या? लखनवी हैंडीक्राफ्ट, ताकि ट्रेड बढ़े और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सुधरे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हैदराबाद अंडर निज़ाम। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे नवाब, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे निज़ाम, ठीक है। तो जैसे मुग़ल
एम्पायर जो था वो पूरा फैला हुआ था, लेकिन अथॉरिटी उसकी कहाँ पे थी, दिल्ली पे थी। तो वो सब जगह तो जाके, जैसे नॉर्दर्न पार्ट हो गए तो वो उसके अगल बगल के थे तो उस पर नज़र रख सकता था, लेकिन साउथ क्या है, दूर है, तो उसके लिए उसको रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। तो जो रिप्रेजेंटेटिव था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुगल इन साउथ इंडिया टू सी एवरीथिंग, ठीक है, उसको बोलते थे निज़ाम। तो वहाँ के निज़ाम कौन थे, मीर कमरुद्दीन, ठीक है, ये वाइसराय ऑफ साउथ टाइप थे, ठीक है, साउथ इंडिया देखते थे, तो इनको बोला जाता था निज़ामुल मुल्क। सो इनको जब वज़ीर बनाया गया तो वज़ीर बन के दिल्ली गए, तो दिल्ली में जाके सारी उनको खबर दी। उस टाइम पे कौन थे, उस टाइम पे जो वहाँ पे दिल्ली के रूलर थे वो थे रंगीला, और उनको तो कोई मतलब नहीं था कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उनकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो वज़ीर बन के जब दिल्ली गए तो उनको सारी खबर दी रंगीला को, तो उन्होंने ही डिडेंट टेक एनी इंटरेस्ट। तो ये सब देख के कि अरे ये मतलब हमारा राजा जो है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये सब प्रॉब्लम से उनको कोई ये ही नहीं है, तो ही रिज़ाइंड, मतलब इतना वो देख के कि कोई हमारी मतलब और ध्यान नहीं दे रहा है या फिर हमारे राइट्स के लिए कुछ नहीं, तो ही रिज़ाइन, ठीक है। हैदराबाद वापस लौटे और बोले कि मैं इंडिपेंडेंटली रूल करूँगा हैदराबाद को, ठीक है, उनको करने लगे। अब वहाँ के जो सूबेदार थे वहाँ पे तो अलग अलग थे, तो वहाँ के सूबेदार से युद्ध लड़े और निज़ाम स्टेब्लिश किया, निज़ाम रूल, ठीक है। सो नेवर वेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जो हैदराबाद रीजन है, वो जो निज़ाम वाला एरिया है, वो हम लोग बहुत बाद तक कंटिन्यू होते देखेंगे। जैसे वो क्योंकि वो लोग कभी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं गए, कभी बैटल भी हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो मतलब ये करके अलायंस करके वो लोग चलते रहे, तो हम लोग इनको इंडिपेंडेंस के बाद तक देखेंगे, इंडिपेंडेंटली रूल करते हुए, ठीक है। सो ये भी रिलीजियसली टॉलरेंट थे, पीसफुल था, और एग्रीकल्चर सपोर्ट इन्होंने भी दिया ताकि ट्रेड कुछ हद तक, फाइनेंशियल क्राइसिस कम हो। हम लोग देखेंगे कार्नाटिक रीजन अंडर निज़ाम्स। वहाँ कौन थे, शादुद्दौला खान, ठीक है, उनके नेफ्यू थे दोस्त अली, ये बने। तो ये भी एक्टेड फ्रीली और पीसफुली, इन्होंने भी वही सब अरेंज करके मैनेज किया, ठीक है। हम लोग देखेंगे रिबेलियस स्टेट में कौन कौन आते हैं, मराठास, जाट्स, ठीक है। मराठास हम लोग देखेंगे कि उनके कॉन्फेडरेसी थी, ठीक है, चार कॉन्फेडरेसी में डिवाइडेड थे। पहला था ग्वालियर, बड़ौदा, इंदौर और नागपुर। ग्वालियर में कौन थे, सिंधियास थे। बड़ौदा में कौन थे, गायकवाड्स। इंदौर में कौन थे, होलकर। नागपुर में कौन थे, भोसले, ठीक है। तो हम लोग जो भोसले कॉन्फेडरेंसी थी वहाँ से हम लोग सबको आते हुए देखेंगे, वो लोग मतलब ज़्यादा डोमिनेट थे बाकी अदर 3 के मुकाबले, ठीक है। तो उनकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग थी, वो लोग मराठा लड़ाकू माने जाते थे, ठीक है। साउथ इंडिया में उन्हीं के बदौलत सारी बैटल जीती गई थी, क्योंकि वो लोग बहुत मतलब काबिल थे लड़ने में। सो शाहजी एंड जीजाबाई, इनके बेटे कौन थे, शिवाजी, ठीक है। शिवाजी के बेटे शांभाजी, राजा राम ताराबाई, इनके बेटे शाहजी 2, और इनके दूसरे बेटे, छोटे बेटे साहू जी, ठीक है। शिवाजी के छोटे बेटे साहू जी, इनको औरंगजेब ले जाता है जेल में, ठीक है। तो अब जब हम लोग देखते हैं कि बहादुर शाह मराठा से रीअलाइंस करने जाता है, तो वो क्या करता है, साहू जी को छोड़ देता है जेल से, जो जेल में बंद था उसको रिहा कर देता है कि अब हमको उनसे रिश्ते सुधारने हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं ताकि हम वो जाके रीअलाइंस कर सकें, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या था कि वो तो अभी अभी जेल से छूट के आया था, तो उसके पास तो कोई आर्मी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी जीत गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने हेल्प किया। जैसे जो सिविल वार हुआ तो उस टाइम पे लड़े, तो उस टाइम पे बालाजी विश्वनाथ, उन्होंने इनकी हेल्प की। आसपास के जितने भी पड़ोसी राज्य थे उनसे आर्मी हेल्प लेके शाहू जी की हेल्प की और वो जीत गए, ठीक है। इनको बाद में पेशवा ऑफ साहू जी का पेशवा बनाया गया। तो यहाँ बैटल ऑफ खेड़ हुआ था, उसमें जीते, ठीक है। अब हम लोग बालाजी विश्वनाथ के बारे में देखते हैं कि वो बहुत ही मतलब स्ट्रेटेजिक और बहुत हेल्प किए साहू जी को थ्रू आउट, ठीक है। हेल्प सप्रेसिंग साहू जी जो उसका एनिमी था,
उसको सप्रेस करने में हेल्प किए। एक्सेल्ड इन डिप्लोमेटिक वॉन ओवर मराठा सरदार, ठीक है। 1973 में डिक्लेयर्ड एज पेशवा बाय साहू जी, ब्रिलियंट कमांडर, क्लेवर स्टेट्समैन। उनके जो बेटे थे बाजूराव, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे कमांडर और बहुत ही क्लेवर स्टेटमैन थे, ठीक है। वो गुरिल्ला टैक्टिक्स में बहुत माहिर थे। कंपेल्ड निज़ाम एंड मुगल्स टू ग्रांट चौथ एंड सरदेश मुखी, ठीक है। मतलब उस टाइम पे तो बालाजी विश्वनाथ ये किए थे ताकि उनको चौथ और सरदेश मुखी मिल जाए, ठीक है। वो मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन से। तो बाजीराव क्या किए, वो लोग निज़ाम और मुग़ल से भी मतलब ये करवा लिए, ग्रांट करवा लिए चौथ और सरदेश मुखी, ठीक है, कि वो लोग भी देंगे। हेल्प सईद ब्रदर्स टू किल फारूक सियार। फारूक सियार को मारने के लिए किसने हेल्प की? बाजीराव ने, ठीक है, सईद ब्रदर्स के साथ। और सालसेट और बसाइन कैप्चर्ड फ्रॉम पोर्तुगीज़ का जो ये रीज़न था, सालसेट और बसाइन, इसको भी रिकैप्चर किया था बाजीराव ने। उसके बाद कौन आए? बालाजी बाजीराव, ठीक है। सो किंग साहू जी डाइड इन 1749। सो उसके बाद फिर कौन बचे? उसके बाद तो कोई और उनके फैमिली से बचे नहीं थे, तो पावर किसके पास आ गई? पेशवा के पास। सो पेशवा इन पावर। तो बंगाल वाज रिपीटेडली इन्वेडेड, ठीक है। तो उनके कारण क्या हुआ कि उड़ीसा को उस टाइम पे अलग कर दिया गया, उसी का एक रिजल्ट था, ठीक है। 1760 में डिफीटेड निज़ाम ऑफ हैदराबाद के निज़ाम को हरा दिया उन्होंने 1760 में। 1752 में मराठा सरदार रीच दिल्ली, हेल्प इमादुल मुल्क जो कि वज़ीर थे, ठीक है, उनको वज़ीर बनने के लिए उन्होंने हेल्प किया था। और 1757 में एक्सपेल्ड अहमद शाह अब्दाली एजेंट्स, ठीक है। और उसी में हुआ क्या? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 14 जैन 1761, किसके बीच? अहमद शाह दुर्रानी वर्सेस मराठास, ठीक है। अब मराठास वेयर कम्प्लीटली डिफीटेड, क्योंकि उस मराठास के जो आसपास के स्टेट के वो थे ना, वो सब उसके दुश्मन थे। तो अहमद शाह दुर्रानी का हेल्प करने के लिए सब आया था, लेकिन जब मराठा हेल्प मांगे तो नो वन हेल्प देम, इसीलिए वो हार गए, ठीक है। अब आर्मी को भेजा गया, सदाशिव राव, आर्मी भी कम्प्लीटली डिफीट हो गई। सदाशिव राव की भी डेथ हुई, विश्वा राव की भी डेथ हुई। और ये उनके अपने बेटे की मौत सुन के वो बालाजी बाजीराव की भी मौत हो गई, ठीक है। तो एक वैकेट क्रिएट हो गया पावर में, ठीक है, ना राजा है ना पेशवा है, तो संभालेगा कौन? सो अपॉर्चुनिटी फॉर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंसोलिडेट पावर। ये मौका मिल गया कि जब सीट वैकेट हो गया, रूल कौन करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया, ठीक है। उनके बेटे कौन थे? माधवराव। माधवराव बहुत कम उम्र में डेथ हो गई थी 1771 में। सो माधवराव रीस्टोर्ड लॉस्ट फॉर्चून ऑफ मराठाज। उन्होंने बहुत कोशिश की सारी चीज़ों को सुधारने की और रीस्टोर भी कर लिया टू लॉस्ट फॉर्चून ऑफ मराठाज। बोला जाता है कि वो और कुछ साल रूल कर लेते तो जो मराठाज की पावर और ग्लोरी थी वो सब वापस ले आते। डिफीटेड निज़ाम्स एंड रोहिलाज, सबको डिफीट करते गए। कंपेल्ड हैदर अली ऑफ मैसूर टू पे रेवेन्यू, ठीक है। सब्जुगेटेड राजपूत एंड जाट चीफ। बालाजी बाजीराव के भाई थे रघुनाथ राव, इनको हमेशा से पेशवा बनना था, ठीक है। तो ये जो भाई के छोटे बेटे थे बालाजी बाजीराव के, नारायण राव, उसको जहर दे दिया। क्यों? क्योंकि वो माइनर थे, तो वो अगर एक उन्हीं का चांस था राजा बनने का, तो वो अगर रहते तो उनको कभी भी पेशवा बनने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए जहर दे दिया। तो ब्रिटिशर्स को सामने से इनवाइट कर दिया रघुनाथ राव ने कि आओ तुम यहाँ ट्रेड करो, मेरा जो एरिया है वो ले लो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जाट्स। जाट्स बेसिकली कौन थे? एग्रीकल्चरिस्ट थे इन यूपी रीजन, ठीक है। तो ये लोग औरंगजेब के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि वो टैक्स लगता था, औरंगजेब सारा टैक्स लगा दिए थे और कोई भी तरह का हेल्प नहीं दे रहे थे। तो फॉर्मेशन ऑफ जाट स्टेट अंडर चूरामन एंड बादन सिंह, ठीक है। सो चूरामन राजा के अंडर बोला जाता है हाईएस्ट ग्लोरी अंडर राजा सूरजमल, जिनका पीरियड था 1756 से लेकर 1763 तक, ठीक है। और ये अपनी अथॉरिटी भी एक्सटेंड किए थे। अडॉप्टेड मुगल रिवेन्यू सिस्टम,
उनके डेथ के बाद इन 1763 जाट स्टेट डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब बंगेश पठान एंड रोहिलास देखते हैं। मोहम्मद खान बंगेश जो अफगानी एडवांसमेंट में हेल्प किए। ठीक है, कंट्रोल ओवर फरुखाबाद ड्यूरिंग द रेन ऑफ फरुखशियार एंड मोहम्मद शाह। फरुखाबाद पे वो कैप्चर कर लिए। अली मोहम्मद खान रोहिलखंड, ये क्या करते थे, जो बाहर से जो इन्वेडर आते थे नादिर शाह को ये खबर देते थे कि अरे अभी दिल्ली में ये सब चल रहा है तो तुम आके अटैक करो और लूट के जाओ। ठीक है, हम लोग देखेंगे पंजाब 1699 खालसा बना था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, जो कि 10 सिख गुरु थे। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिख्स इनटू मिलिटेंट फाइटिंग कम्युनिटी बिगन बाय गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, 1606 से लेके 1645 तक उन्होंने बोला कि ठीक है, हम लोग सारा सेल्फ डिफेंस का ये तो करते हैं, लेकिन जो फाइटिंग कम्युनिटी हम लोग की एक आर्मी खुद की मेंटेन करनी चाहिए। तो ये बोला था गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। ठीक है, उसके बाद से ही खालसा आर्मी शुरू हुई थी। 1699 onwards गुरु गोविंद सिंह became political and military force waged constant war against the armies of औरंगजेब and the हिल राजा। ठीक है, बहुत सारे राजा और औरंगजेब के खिलाफ वो लोग रिवोल्ट करते थे और उसमें बहुत सारे बैटल्स भी हुए। कॉन्स्टेंट वॉर अगेंस्ट द आर्मीज। आफ्टर गुरु गोविंद सिंह डेथ इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप केम टू एन एंड। ठीक है, लीडरशिप ऑफ सिक्स पास टू हिज ट्रस्टेड डिसाइपल। उनके ट्रस्टेड डिसाइपल कौन थे? बंदा सिंह बहादुर। उनके लीडरशिप में सिक्स के पावर दी गई। 1712 में फर्स्ट रिकैप्चर किया। ठीक है, फोर्ट जो ले लिया था बहादुर शाह में, उसको रिकैप्चर किया। रैली टुगेदर विद 6 पीजेंट ऑफ द पंजाब कैप्चर्ड इन 1715 पुट टू डेथ। ठीक है, अब मान लो सिख एम्पायर है पूरा, तो इसमें क्या होता है, 12 मिसल थे। मिसल क्या, एक स्टेट समझ लो। तो उसको जो रूल करते थे वो थे मिसलदार। तो एक रंजीत सिंह थे सुकेर चाकिया के मिसलदार। तो उन्होंने सोचा कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसे तो हम लोग इंडिपेंडेंट रूल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी चाहिए। तो वो खुद ही बन गए महाराजा रंजीत सिंह, सेंट्रल अथॉरिटी पहले महाराजा थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कर्नाटिक रीजन। कर्नाटिक रीजन कहाँ? मशहूर साइड। वाडेयार डायनेस्टी हम लोग देखते हैं, जहाँ पे कौन थे? राजा चिक्का कृष्ण राजा। वो भी एक पपेट रूलर थे 1735 से लेके 66 एडी तक। उसके बाद कौन आए? नंजा राजा एंड देवराजा। मिलिट्री कमांड्स हैदर अली मिलिट्री कमांडर थे जो डिफैक्टो रूलर थे। हैदर अली क्या किए? बिल्ड गुड रिलेशंस विथ फ्रेंच ट्रेडर्स। उनको उनकी फ्रेंच आर्मी बहुत पसंद थी। वो लोग जिस तरीके से तैयारी करते थे, लड़ते थे, तो वो फ्रेंच ट्रेडर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाए। क्यों? क्योंकि वो बोले कि हमको आर्मी की टेक्निक सीखनी है, फ्रेंच आर्मी की। ठीक है, ये प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो भी अलग अलग रिलीजन के लोग थे। ओवरथ्रू द अथॉरिटी ऑफ नंजराजन in 1761 extended his control over coastal lines। कोस्टल लाइन्स में भी वो अपना टेरिटरी एक्सटेंड किया, कंट्रोल एक्सटेंड किया। इंट्रोड्यूस मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू सिस्टम इन मैसूर। जो मुगल का रेवेन्यू सिस्टम था और एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको इंट्रोड्यूस किया मैसूर में। तो हम लोग वहाँ पे बहुत सारे वॉर देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो 1761 से 69 तक हुआ था, जिसमें हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिशर्स। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ था 1780 से लेके 84 एडी में, कि ये ड्रॉ वॉर हुआ था। ठीक है, हैदर अली, उसमें हैदर अली की डेथ हो गई थी। हैदर अली के बाद कौन? टिप्पू सुल्तान ने ये वॉर कंटिन्यू किया। टिप्पू सुल्तान की क्या खास बात थी? तो उन्होंने न्यू कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया, मालोदी एरा। ठीक है, मैसूर में न्यू कॉइन्स जनरेट किए, डिसिप्लिन आर्मी मेंटेन की, जॉइन जैकोबियन क्लब। उस टाइम फ्रेंच आर्मी के ये बहुत करीब थे, तो वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे एक जैकोबियन क्लब था जो उनको सपोर्ट करता था, तो सपोर्टेड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उसी में जैकोबियन क्लब भी ज्वाइन किया था। रिड्यूस द हेरिडेटरी पोजीशन ऑफ मैनी पॉलीगर्स।
पॉलीगर्स मतलब जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे, उन्होंने अपनी पोस्ट को हेरिडेटरी बना लिया था, तो ही रिड्यूस द हेरिडेटरी पोजीशंस। बिल्ड मॉडर्न नेवी, इनको बोला जाता है कि इन्होंने मॉडर्न नेवी तैयार की थी। गेव मनी टू गॉडेस शारदा टेम्पल्स, जो उनकी मूर्ति है, उनका जो टेम्पल बना है श्रृंगेरी टेम्पल, उसको बनाने के लिए, तो दान धर्म भी करते थे। यूज इन्फेंट्री एंड मस्केट एंड बॉयनेट। डॉकयार्ड इन जमालाबाद, मजीदाबाद, ये सब मॉडर्न नेवी के लिए उन्होंने शिप्स वगैरह सारे वो तैयार की थी। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान गेट्स डिफीटेड। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में देखते हैं टीपू सुल्तान हम लोग डाइड। सो केरला रीजन में हम लोग अगर देखें तो केरला रीजन को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कैलिकट है, जो बीच वाला पार्ट है वो कोची है, और जो बॉटम वाला पार्ट है उसको बोलते हैं त्रवणकोर। त्रवणकोर एक ऐसा रीजन था जो यूरोपियंस के कंट्रोल में कभी नहीं आ पाया। ठीक है, इसके रूलर कौन थे? मर्तंडवर्मन। इन्होंने कभी अपनी टेरिटरी, अपने रूल को यूरोपियन के हाथों नहीं जाने दिया। डच ने कोशिश की थी, लेकिन ये उनकी पहली और आखिरी कोशिश थी। ठीक है, और क्यों ये सब रीज़न क्या था? ऑर्गेनाइज्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी वेस्टर्न मॉडल के ये पे तर्ज पे, जहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे जिस तर्ज पे लड़ाई हो रही थी उस लेवल की उनकी तैयारी थी। विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स एंड आर्म्ड विद मॉडर्न वेपन्स, टुक अ कीन इंटरेस्ट इन यूरोपियन अफेयर्स। अब मेन इनका एडवांटेज क्या था कि जो दूसरे राजा थे वो उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। इनको क्या था? इन कीन इंटरेस्ट इन यूरोपियन अफेयर्स, कि वहाँ कैसे वॉर हो रहा है, कैसे रिवोल्ट कर रहे हैं, कैसे रिटेलिएट कर रहे हैं। उनके बाद कौन आए? रामा वर्मा। रामा वर्मा कौन थे? एक पोएट थे, स्कॉलर थे, एक म्यूजिशियन थे और एक रिनोन एक्टर थे। ही कन्वर्स्ड फ्लुएंटली इन इंग्लिश। ठीक है, तो उनको बहुत इंटरेस्ट था यूरोपियन अफेयर्स में। हम लोग देखते हैं राजपूत स्टेट्स। राजपूत स्टेट में कौन राजा थे? राजा सवाई जयसिंह ऑफ आम्बेर। जयपुर नाम इन्हीं के नाम पे रखा गया है, जो कि 1681 से लेके 1743 तक रूल किए। जितने भी आर्किटेक्चर हैं, जंतर मंतर, वो बहुत ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे। जंतर मंतर में हमारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हैं। जे मोहम्मद शाही अ सेट ऑफ टेबल्स उन्होंने बनाए थे। जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में टेबल्स देखते हैं, वैसे इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के लिए सेट ऑफ टेबल्स बनाए थे जिनका यूज़ कर सकते हैं। यूक्लिड्स के एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री, इनको संस्कृत में ट्रांसलेट किया था। और सोशल रिफॉर्मर भी थे। हम लोग 18th सेंचुरी में अगर बेसिकली मैप देखें, यहाँ पे जाट्स हैं, यहाँ पे बंगेश पठान रोहिलाज हैं, यहाँ पे त्रवणकोर है, मैसूर है, कर्नाटिक रीजन है, यहाँ पे राजपूत रूल कर रहे हैं, यहाँ पे हरियाणा रीजन है। ट्रेड हम लोग का बहुत अफेक्ट हो रहा था, इंटरनली भी, फॉरेन ट्रेड भी। ठीक है, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो वहाँ पे नई नई फैक्ट्रीज बन रही थी। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, फैक्ट्रीज बन रही थी, नए नए मशीन्स का आविष्कार हुआ। तो इसमें क्या होता है कि जो मैन पावर था वो बहुत कम रिक्वायर्ड था, और आउटपुट रिजल्ट क्या था? प्रोड्यूस्ड विल बी वेरी चीप, क्योंकि उसमें हैंडीक्राफ्ट नहीं लग रहा था, मशीन से सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसका दाम बहुत कम रहेगा। तो अगर ये इंडिया में आया सारी चीज़ें, तो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट पे बहुत असर पड़ा। ठीक है, पहले इंडिया से यूरोप जाता था कॉटन टेक्सटाइल, यहाँ के जो बनते थे वो हैंडीक्राफ्ट, वो फॉरेन जाता था और वहाँ पे उसकी बहुत डिमांड थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 1720 में, तो क्या किया गया कि अगर इंडिया की यहाँ पे आएंगी तो हमारा तो कंपटीशन की तरह बन जाएगा, तो वो क्यों चाहेगा कि हमारा कंपटीशन हो। तो उन्होंने क्या किया, इंडियन कॉटन को बैन कर दिया, प्रिंटेड टेक्सटाइल को। उसके बाद फिर इंडियन हैंडीक्राफ्टर्स बोले कि अच्छा प्रिंटेड बंद किया है तो प्लेन टेक्सटाइल हम लोग बना के बेचते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उन्होंने वो भी बंद कर दिया। अब वो क्या किए कि ये इंडिया से रॉ कॉटन ले जाते थे, रॉ कॉटन ले जाके वहाँ से मशीन में गुड्स बना के इंडिया में ही लाके बेचते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया बड़ा मार्केट था। तो ये हम लोग का ट्रेड ख़राब हुआ एक तरह से ब्रिटिश के अपने इंटरेस्ट के वजह से। इन डिमांड फॉर देयर एक्सीलेंस, रॉ कॉटन्स वहाँ का
डिमांड में था। सो डिस्ट्रप्शन ऑफ इंटरनल ट्रेड। अब ये क्यों, एक तो हम लोग का बहुत सारे रीजंस में कांस्टेंट वारफेयर चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं था, उसके वजह से बहुत सारा इंटरनल ट्रेड डिस्टर्ब हुआ। ट्रेडिंग सेंटर्स वेर लूटेड बाय इंडियंस प्लस फॉरेन इन्वेडर्स, मतलब खुद के भी जो जिनको ट्रेड नहीं मिलता, जिनके पास पैसे नहीं है, तो बहुत सारे इंडियंस भी वो लूटते थे, प्लस फॉरेन इन्वेडर्स तो लेके जाते ही थे। तो ट्रेड रूट्स वेर इन्फेस्टेड विद ऑर्गेनाइजेशन बैंड ऑफ रॉबर्स, बहुत सारे रॉबरी हो गई या फिर पोर्ट में ट्रेड के टाइम पे। कस्टम ड्यूटीज़ ऑन गुड्स एंटरिंग और पासिंग थ्रू टेरिटरी, उस टाइम पे अलग अलग टेरिटरीज थे, तो वो लोग टैक्स, हैवी टैक्स वसूलने लगे कि मेरी टेरिटरी से पार होकर तुमको अगर जाना है तो। इम्पोवरिशमेंट ऑफ द नोवेल्स, जो कि लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द लग्जरी प्रोडक्ट्स इन विच ट्रेड वाज कंडक्टेड, उनकी जो संख्या थी उसमें कमी आई। ऑल्सो इंजर्ड इंटरनल ट्रेड। राइज ऑफ ऑटोनॉमस प्रोविंशियल रेजिमेंट्स, इसके वजह से भी ट्रेड में कमी आई। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, फेल टू मेक प्रोग्रेस इकोनॉमिकली, सोशली और कल्चरली at a pace, increasing revenue demand for the state, operation for the officials, the greed and rapacity of the nobles, तो ये सब कारण बने। फिर लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट, रिच वर्सेस पुअर, उसमें भी ये जो डिस्टिंग्विश हुआ, उसमें भी हम लोग को बहुत सारे ट्रेड में कमी देखने आई। एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी टेक्निकली बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट, कोई खास, क्योंकि ना हम लोग के पास मशीन थी, ना पैसे थे, ना रिसोर्सेज थे, तो इंडियन एग्रीकल्चर से भी कुछ खास ट्रेड नहीं हो रहा था। हम लोग टेक्निकली बैकवर्ड और स्टेगनेंट स्थिति में थे। हम लोग सोसाइटी देखते कि 18th सेंचुरी की सोसाइटी कैसी थी, तो कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट था हिंदूज़ में कास्ट सिस्टम तो था ही। मुस्लिम्स में भी ऐसा नहीं कि वो लोग शांति से थे, उसमें भी क्लास सिस्टम था, सिया सुन्नी। मुस्लिम्स में भी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, एक्सेप्ट केरला जो था वो रीजन मैट्रीलिनियल था, ठीक है। जो होलकर थे, अहिल्याबाई, तो अहिल्याबाई को हम लोग देखते हैं तो उनके जो पति थे या बेटे थे, सबको वो कोई ना कोई वार में वो मर गए थे, तो इसीलिए अहिल्याबाई ने कमान अपने हाथ में संभाली, रूलर बनी। लेकिन ये प्रिवेलेंट नहीं था कि हाँ औरतें भी, महिलाएं भी संभाल सकती हैं, तो ये उनकी सिचुएशन ऐसी बन गई थी, इसीलिए उन्होंने ये संभाला। सो ये एक्सेप्शन था। पर्दा सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज था, सती प्रथा थी, हिंदू विडो बर्निंग हरसेल्फ, तो ये सब सोसाइटी पहले से छोटे छोटे अपने अपने प्रॉब्लम्स में वो डिसइंटीग्रेटेड थी, ठीक है। इसी का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया कि तुम्हारी रूलिंग अच्छी नहीं है तो हम रूल करेंगे। अब एजुकेशन देखते हैं उस टाइम की, तो कन्फाइंड टू लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलोसफी एंड लॉजिक्स। पहले एंशियंट टाइम में हम लोग देखते थे कि हम लोग सब चीज़ की पढ़ाई करते थे, स्टडी ऑफ नेचुरल साइंसेस, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, वी एक्सक्लूडेड द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंसेस, तो हम लोग को एक बहुत गैप देखने को मिलता है। जो एंशियंट टाइम पे जो डिस्कवरीज हुई, जो पढ़ाया जाता था, जो प्रैक्टिकल नॉलेज था, तो वो सब और अभी का हम लोग देखते हैं तो एक स्टैगनेंट हो गए कि ना न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं ना और कुछ। तो ये बहुत मतलब बहुत सारे रीजंस भी थे, फैक्टर्स भी थे कि जो हम लोग की बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी या फिर जो लिटरेचर प्रिजर्व था, तो वो सब का स्टोरेज अच्छा से नहीं हुआ, प्लस ब्रिटिशर्स और इतने इन्वेजन के कारण सब डिस्ट्रॉय होते चले गए, तो हम लोग तक वो जो स्टडी थी या फिर जो प्रैक्टिकल नॉलेज था वो नहीं पहुंच पाया। ओरिजिनल थॉट्स डिस्करेज्ड, रिलायंस ऑन एंशियंट लर्निंग्स, ठीक है। जो एंशियंट में हो गया नया, हम लोग अब कुछ भी अपने से डेवलप नहीं कर पा रहे। हायर एजुकेशन बेस्ड ऑन संस्कृत लर्निंग, एलिमेंट्री एजुकेशन वाज वाइड स्प्रेड, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक वाज टॉट, ठीक है। एक तरह से रटा है सिस्टम की, जो हो गया उसी को अब रटो। इनएडिक्वेट बाय मॉडर्न स्टैंडर्ड्स व सफिस्ट फॉर द लिमिटेड पर्पज, हम लोग को लिमिटेड जो एजुकेशन था वो भी बहुत किसी को प्रिविलेंट नहीं था। टीचर इंजॉयड हायर प्रेस्टीज, उस टाइम पे टीचर हाईएस्ट प्रेस्टीज इंजॉय करते थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे जो ट्रेड सिस्टम था, जो ट्रेड रूट्स था, वो वाया लैंड भी था और वाटर भी था,
ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग का ट्रेड था चाइना वगैरह, बाकी मिडिल ईस्ट से, और लैंड रूट से भी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था बीच में ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को अपनी एडवांटेज समझ में आ गई कि अगर हम इंडिया को ट्रेड करना है इधर से, या फिर इस कंट्री को इंडिया से ट्रेड करना है, तो हमारे टेरिटरी से होके जाना पड़ेगा। तो दे गॉट एडवांटेज ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है। तो उन्होंने हैवी टैक्स वसूलना शुरू किया कि अगर तुमको ट्रेड करना है और हमारी टेरिटरी से जाना है तो हैवी टैक्स देने पड़ेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अगर ट्रेड करना है तो हमें नया रूट देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। सो लैंड रूट तो नहीं हो सकता, क्योंकि लैंड रूट में वो कोई ना कोई एम्पायर आएगा ही बीच में, तो वो भी टैक्स लेगा ही। तो लैंड रूट तो नहीं हो पाएगा, तो सी रूट की खोज करने गए। सो एक थे पेट्रो कैब्रल, तो ये ट्रेडिंग पोस्ट फैक्ट्री बनाइए, अफ्रीका तक आए थे, ठीक है। केप ऑफ गुड होप यहाँ तक आए थे, तो यहाँ तक मिल गया उनको रास्ता। उसके बाद कौन आए? वास्को द गामा, वो इंडिया का रूट खोजे। उसके बाद फिर गवर्नर कौन आए? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा ने क्या किया? पोर्टुगीज ट्रेड एक्सपेंड किया, और उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने क्या सोचा कि ब्लू वाटर पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। जैसे इंडिया, एशिया, पूरे वर्ल्ड के जो भी कोस्टल रीजन्स हैं, ठीक है, अगर हम लोग सबको कैप्चर कर लें, वहाँ के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स को, तो जो ओशियन है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। तो उसको बोला गया ब्लू वाटर पॉलिसी, लेकिन ये उसमें उतने सफल नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद कौन आए? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन्हीं के नाम पे जो आम हम लोग सुनते हैं, अल्फांसो आम, इन्हीं के नाम पे रखा गया, ठीक है। इनको बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जो अल्मेडा ने सपना देखा था कि ये पोर्ट, ये पोर्ट, ये पोर्ट, ये पोर्ट, जो भी कोस्टल रीजन ओशन से मतलब सटे हुए हैं, उन पे हमारा कैप्चर हो, ताकि हम लोग पूरे ओशन को डोमिनेट कर सकें, ठीक है। तो उन्होंने कैप्चर किया यहाँ ऑर्मुज पोर्ट से लेके, एडन पोर्ट से लेके, कीवा पोर्ट से लेके, जावा, सुमित्रा आइलैंड्स के पोर्ट्स जो हैं, मतलब चारों तरफ से उन्होंने वो सबको कैप्चर किया, ठीक है। ये हेडक्वार्टर भी बनाया कहाँ? बीजापुर स्टेट से गोवा को छीन लिया पहले, और वहाँ पे बनाया अपना हेडक्वार्टर। तो अभी भी हम लोग को गोवा में बहुत सारे पोर्टुगीज आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। पोर्टुगीज इंडिपेंडेंस के बाद भी गोवा छोड़ने को रेडी नहीं थे, वो लोग बहुत बाद में सब छोड़ के गए हैं, हम लोग के इंडिपेंडेंस के बाद भी, ठीक है। उसके बाद नया गवर्नर कौन आया? नीनो डी कुन्हा, ठीक है। 1529 में आया। 1529 में आया मतलब क्या? इस टाइम पे कौन आ चुके हैं? मुगल आ चुके हैं 1526 में, ठीक है। दिल्ली पे कौन है? मुगल से। पोर्टुगीज ने धीरे धीरे गोवा में अपना हेडक्वार्टर बनाया। उसके बाद कहाँ चले गए? दमन एंड दीव में भी हम लोग को इनका डोमिनेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1526 से लेके 1530 तक इनका रूल था, बाबर का। उसके बाद कौन आए? हुमायूं का कब से कब था? 1530 से 40 तक। उसके बाद वो 15 साल के लिए गायब हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आए 1555 में, और 1556 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। सो अब उस टाइम पे चार्टर लेना पड़ता था। चार्टर क्या था? एक परमिशन था अपनी कंट्री से, और जहाँ हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं वहाँ की कंट्री से, ठीक है। तो चार्टर टू ट्रेड 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, ठीक है। तो ट्रेड नेटवर्क 17वीं सेंचुरी में उनके ट्रेड नेटवर्क के लिए मिल गया। तो भारत में वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पोर्टुगीज थे, और वो लोग स्पाइस ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो वो लोग कहाँ चले गए? इंडोनेशियन आइलैंड्स, जावा एंड सुमित्रा आइलैंड्स, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर का कोर्ट में गए, वहाँ पे उन्होंने चार्टर लिया, तो कि हम यहाँ ट्रेड करना चाहते हैं। तो उनको अपने कंट्री से चार्टर मिल गया था 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही। चार्टर फॉर 15 ईयर्स, उस टाइम पे 15 साल के लिए था, ठीक है। सो नो पॉलिटिकल एक्सपेंशन, इस कंडीशन के साथ कि हम लोग पॉलिटिकल एक्सपेंशन कोई नहीं करेगा। सो मसूलीपट्टनम ने उन्होंने ट्रेड शुरू किया। बोले कि यहाँ से तो हम लोग को परमिशन मिल गया, अब जब तक यहाँ से परमिशन नहीं मिलता जहांगीर के कोर्ट से, तब तक तो हम लोग ट्रेड
शुरू कर सकते हैं, तो उन्होंने मसूलीपट्टनम से ट्रेड शुरू कर दिया। 1613 में अब सूरत एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था उनके ये के लिए, उनके ट्रेड के लिए, तो बोले सूरत तो चाहिए। तो उन्होंने सेना तैयार की, जिनका कैप्टन कौन था, कैप्टन बेस्ट। बैटल ऑफ स्वाली हुई तो सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई उन्होंने। तो जहांगीर से फरमान भी मिल गया ताकि वो सूरत में फैक्ट्री बनाए। 1650 में क्या हुआ, उन्होंने 15 साल बाद फिर रिन्यू किया, 2 साल बाद, ये 2 साल के लिए ही था। तो उस टाइम पे कौन थे, थॉमस रो। 1623 में फैक्ट्री स्टेब्लिश इन वेरियस एरियाज ऑफ दक्कन, बरूच, अहमदाबाद, वो लोग एक्सपेंड करने लगे। ठीक है, उस टाइम पे तो एज अ ट्रेडर ही थे, तो कोई उनसे खतरा दिख नहीं रहा था। 1632 में गोल्डन फरमान बाय गोलकोंडा रूलर, गोलकोंडा के जो रूरल थे वो देखे कि हमें भी तो अपना ट्रेड में फ़ायदा देखना है, तो उन्होंने गोल्डन फरमान जारी किया। गोल्डन फरमान में क्या था कि एक होता है कि या तो डेली बेसिस पे तुम पैसे दो कि तुम आ रहे हो, एंट्री कर रहे हो, तो ट्रेड के लिए पैसे दो, या फिर एक सब्सक्रिप्शन ले लो कि एनुअली मुझे एक अमाउंट ऑफ सम दो और कभी भी फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, कभी भी आओ कभी भी जाओ, पूरे 1 साल के लिए। सो ही मेड इट ड्यूटी फ्री ट्रेड फॉर द होल ईयर। 1633 में फैक्ट्री इन उड़ीसा, 1639 में फैक्ट्री इन मद्रास, उन्होंने एक फोर्ट भी बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 1651 में गॉट परमिशन टू ट्रेड टू हुगली इन बंगाल, उनको बंगाल का भी एक्सेस मिल गया। 1668 में एक्वायर्ड बॉम्बे एंड फोर्टिफाइड इट, वहाँ भी उन्होंने फोर्ट बनाया। अब ये दहेज मिला था उनको, क्वीन के बेटे की वहाँ शादी हुई थी, तो उन्होंने जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने बोला कि अब तो बॉम्बे भी मिल गया है, तो वहाँ भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं क्या, तो क्वीन बोली हाँ ठीक है करो। तो 1686 में वार ब्रोक बिटवीन इंग्लिश एंड मुगल्स बट वेयर पार्डन। 1691 में फरमान बाय औरंगज़ेब,